बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। तो दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब पाँव में फ्रैक्चर के बायस जो है दौरा चीन जो है उनका मुलतवी हो सकता है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। देखें अब अदालतें क्या इस पर फैसला करती हैं। एक ज़रा सुकून सा थोड़ा सा नज़र आ रहा है इस वक्त, जो मैंने पहले भी बात की थी। सियासी महाज पे और मामलात अब अदालतों में हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी अदारे और जिस तरह भी जो मामलात हैं, तो ये सियासी कशीदगी में ज़रा कमी है और ये कमी रहनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इंतशार सूट नहीं कर रहा किसी को भी। जरदारी साहब का चाइना का दौरा शायद मुलतवी हो जाए, अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन ये कि उनके कल वो जहाज़ से उतरते हुए ग़ालिबन उनके पैर में फ्रैक्चर आया। और शहबाज शरीफ साहब कतर, सऊदी अरेबिया, वहाँ का दौरा उन्होंने किया और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की बात हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन यकीनन स्ट्रेटेजिक मामला भी डिस्कस हुए होंगे। लोकल महाज पे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इस वक्त सारा ही जो मैं बात कहता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है या होने जा रहा है पाकिस्तान में, वो ख़ित्ते के और दुनिया के वाक़यात तय करेंगे कि कहाँ पर क्या होना है, किस तरह से, कैसे। तो ये जो है ये सब और ये हालात जा रहे हैं एक ख़राबी की तरफ या किसी बड़ी जंग जो एक ऑलरेडी छिड़ी हुई है, उसके मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं, लेकिन वो अब किस तरफ जाते हैं और क्या होता है अगले चंद हफ्तों में या महीनों में, वो अब देखना है। शुरू हम करते हैं इसका पहला डॉट हम वहीं से नुक्ता जो है वो गज़ा। और गज़ा में बहुत संजीदा कोशिश हो रही है कि अमरीकी इलेक्शन से पहले एक जंग बंदी का मुआहदा हो जाए, और उसके लिए जो है वो अमेरिकन्स का एक डेलीगेशन जिसमें ब्रेट मैकर्ग और CIA के चीफ जो कि आज कतर में हैं, आज कतर से इजिप्ट गए और प्रेसिडेंट सीसी से उनकी मुलाकात हुई है, कतर में थे कल तक। और जो एमॉस हॉस्टन है वो और उनके साथ जो ब्रेट मैकर्ग हैं और सेंटकॉम के सरबराह और ये सारे शख्सियात भी इसी खित्ते में मौजूद हैं। कोशिश हो रही है कि गज़ा में एक जंग बंदी हो जाए और वो जंग बंदी जो 28 दिन की हो। ये वो जंग बंदी है जो पहले प्रेसिडेंट सीसी ने कहा था कि 2 रोज़ की ही करें, लेकिन ये कि इमदाद तो कम से कम जारी रहे वहाँ पे। फिर जो है वो ये बात हुई कि इसको 60 दिन की या 28 दिन की बात हुई, 28 दिन की गज़ा में जो है वो एक जंग बंदी की जाए। और जंग बंदी के बाद जो है इस पर इसराइल जो है वो जाहिर है कि सब इंतज़ार कर रहे हैं। 5 रोज़ रह गए हैं सिर्फ अमेरिकन इलेक्शन में, और इसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, यानी मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नेतन्याहू से कहा है कि मेरे ऑफिस, अगर मैं जीत जाता हूं तो जनवरी में मेरा ऑफिस संभालने से पहले पहले ये जंगें ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब ये जो है ये मुझे जज में ना मिले, ये दुनिया भर का इंतशार जो है, क्योंकि जो अब तो जो यूक्रेन की जंग है वो भी कॉम्प्लेक्स, वो उसमें पेचीदगी आ गई है, वो मैं अभी बात करता हूँ थोड़ी सी, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी आसान। तो उन्होंने भी नेतन्याहू से कहा है कि ये जंग बंदी की तरफ जाओ और ये जल्दी करो। अच्छा, जो एमॉस हॉस्टन है उन्होंने कहा है कि फौरी करो, ये आज या अगले 2-3 दिन में जंग बंदी का ऐलान कर दें, क्योंकि अभी तक जो है ये तय नहीं हो पा रहा। सारे जितने भी पोल्स आ रहे हैं सामने, तो उसमें कहीं कैमला हैरिस आ गए हैं और कहीं जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ये मतलब बिल्कुल इस तरह से इलेक्शन लग रहा है कि जैसे मतलब 48, 47, फिर वो 48 पे हो जाते हैं, फिर वो 49, मतलब बिल्कुल आगे पीछे दाएं बाएं, और उसमें कशीदगी है। कई रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे बैलेट बॉक्स जो हैं, बैलेट बॉक्सेस को आग
लगी है, धमाके से बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो, और उनको जब तहकीकात हुई हैं उसकी, तो उसमें जो है वो फ्री गज़ा के जो वोट हैं लोगों ने जो डाले हैं वो फ्री गज़ा और फ्री पैलेस्टाइन के उसमें मैसेजेस मिल रहे हैं। ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूँ 11th, और फिर USA टुडे को कोट कर रहा हूँ। ये बड़ा एक संगीन मामला है कि वहाँ के बैलेट बॉक्सेस में जो है वो फ्री गज़ा और बैलेट बॉक्स फायर कर रहा है ये न्यूयॉर्क टाइम्स 11th, और फिर USA टुडे कह रहा है कि ये ओरेगन और वाशिंगटन के बैलेट बॉक्सेस में आग भड़क उठी ये फ्री गज़ा के मैसेजेस से। फॉक्स न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि ये पोर्टलैंड में और वैनकूवर में, वहाँ पर ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जो बैलेट बॉक्सेस हैं, और ये अब बैलेट बॉक्सेस में अब आग किस तरह से लग रही है, ये एक सवाल पैदा होता है कि वो अब उसकी तहकीकात हो रही है, लेकिन तरीका गालिबन कोई वैसा ही है जैसे वो छोटे पर्ची के ऊपर, जैसे वो चिप के ऊपर धमाका खेज मवाद था, तो वहाँ पे लोगों ने शायद कोई ऐसा तरीका निकाला है कि बैलेट जो डाल रहे हैं उसमें उसके नतीजे में आग लग रही है, वोट डालने के बाद ब्लास्ट हो रहा है। लेकिन उसकी ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो उनमें आग लग रही है, ठीक है ना। 3 वहाँ के बड़े जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको मैं कोट कर रहा हूँ, और अगर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को सिर्फ कोट करूँ तो वो डिवाइसेस, वो कह रहे हैं कि डिवाइसेस उनमें मौजूद थे, डिवाइसेस भी फ्री गज़ा 11th स्लाइड पे डिवाइसेस मौजूद थे बैलेट बॉक्सेस में, पहले से मौजूद थे। कुछ ये कह रहे हैं कि जो कागज़ डाले हैं तो कागज़ों के साथ उन्होंने धमाका खेज मवाद भी उसको यानी उसको जैसे कहते हैं ना उसके ऊपर एक तहसील लगा के वो डाल दी है और बाद में उसको, तो ये बड़ी ऐसी तहकीकात हो रही है। लेकिन ये ज़्यादातर बात डिवाइसेस की हो रही है, लेकिन डिवाइसेस जो हैं, ये फॉक्स न्यूज़ भी डिवाइसेस कह रहा है। अब डिवाइसेस कैसे बैलेट बॉक्सेस में चले गए, या तो पहले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में। अगर मैं फॉक्स न्यूज़ कोट करूँ 10th, तो ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि बैलेट बॉक्सेस में अमेरिका के इलेक्शंस में ये डिवाइसेस कैसे चले गए, और वहाँ पर यानी अब रखे हुए हैं, या तो किसी ने खोले हैं और उसमें रखे हैं, या ये है कि ऐसे तो थोड़े से उसमें से तो डिवाइस नहीं डाल सकते। तो 12 तहकीकात हो रही हैं और बड़ी खौफनाक बात है कि बैलेट बॉक्सेस में धमाके हो रहे हैं। दूसरी जो बात है तो ये, लेकिन हमास की तरफ से इस पर ना कर दिया गया है। हमास ने कहा है कि किसी किस्म की आर्जी जंग बंदी की तरफ हम नहीं जाएंगे, और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो सारा प्लान होना था हुआ है, ये सारा या सनवर लिख के कागजात छोड़ गए हैं पीछे, और सबको बता भी गए हैं कि अगर ये बात हो तो ऐसे है, ऐसे हो तो इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना। तो वो उनकी बातों के मुताबिक ही अमल हो रहा है कि एक मुस्तकिल जंगबंदी, और उसके नतीजे में यरगमालियों और कैदियों की रिहाई, और फिर उसके बाद जो है वो गज़ा से फ़ौजों का हटना, बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्सेस का आना, फिर वहाँ पे 2 रियासती हल। ये सऊदी अरेबिया की तरफ से आज दोबारा बात हुई है कि 2 रियासती हल के ऊपर वो कॉन्फ्रेंसेस और एक नया पूरा फोरम अरेंज करें और सारा। तो ये हमास की तरफ से गालिबन ये ना की बात हो रही है, क्योंकि वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर का मसला भी अटका हुआ है जो मिस्र के साथ है, और मिस्र में CIA के, देखिए ना, ये इस वक्त अमेरिकन ऑफिशियल्स का दौरा अगर नाकाम हो जाता है तो ये बहुत ही एक ख़राब मैसेज आएगा। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जंगबंदी हो जाए, और दूसरी जंगबंदी की जो कोशिश है वो हो रही है लेबनान और इसराइल के दरमियान। लेबनान और इसराइल के दरमियान तो वहाँ एमॉस हस्टन ने ज़ाहिर आने से पहले इसराइल में भी बात की है, बैरूत में भी बात की है, और नजीब मकाती जो हैं उनके वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, उनका कहना ये है कि अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में जो है वो जंगबंदी हो सकती है। अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में जो लेबनान और इसराइल के दरमियान जो है वो जंग बंदी हो सकती है। और ये मैं 7th स्लाइड कोट कर रहा हूँ अल अरेबिया की, ठीक है ना, इन कमिंग आवर्स और डेज, 7th स्लाइड, घंटों में भी हो सकती है और दिनों में भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो एक कंडीशन है उसके ऊपर हिजबुल्लाह और इसराइल किसी तौर पे तैयार नहीं हो रहा। इसमें वो शक शामिल है कि जी इसराइल जो है वो, एक तो वो बात है ना कि लितानी रिवर तक से पीछे हट जाएंगी फ़ौजें, और जो जनूबी लेबनान है वहाँ से वक्का वैली से बिल्कुल पीछे हटेंगी इसराइल की फ़ौजें,
और हिजबुल्लाह जो है वो भी पीछे हटेगा, और दरमियान में जो है वो एक लेबनान की आर्मी आ जाएगी। हिजबुल्लाह नहीं होगी, लेबनान की आर्मी होगी और यूनाइटेड नेशंस की फ़ौज होंगी। लेकिन इसमें वो शिक इसराइल ने डाली हुई थी जिसकी वजह से ये मामला भी खटाई में पड़ा हुआ है कि इसराइल को इजाज़त होगी इस बात की कि वो लेबनान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करे और वहाँ पे स्ट्राइक करे। तो ये अब इसराइल और लेबनान का एक पैक्ट है, और दूसरा जो है वो, लेकिन जो असल है मामला वो गज़ा का है। जो लेबनान के लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जंगबंदी अगर हो जाती है और गज़ा में तो कत्लेआम जारी रहता है, तो इसको क्या कर, अमेरिकन का ये ख्याल है कि एक जंगबंदी हो जाए तो दूसरी का रास्ता खुल जाएगा, और लेबनान के साथ जंगबंदी शायद ज़्यादा आसान है। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी ज़्यादा आसान है, लेकिन लेबनान की तरफ से आज जो है वो जो मिज़ाइल अभी थोड़ी देर पहले फायर हुए हैं चंद घंटों में, तो उसमें शुमाली इसराइल में जो है वो 7 लोग उसमें मारे गए हैं। 7 लोगों में 4 तो गैर मुल्की हैं, और 2 जो हैं वो हैफा के ऊपर अभी कुछ देर पहले 5 तादाद थी, अभी कुछ देर पहले अटैक हुआ है, तो वो जो हैफा के में हुआ है उनके अड्डों पे, तो वो वहाँ से हिजबुल्लाह और लेबनान के, अब तो सारे, क्योंकि वो मुख्तलिफ इलाकों पे चूँकि लेबनान के स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो इस वक्त हमले तेज़ हो गए हैं। और हमले तेज़ इसलिए हो गए हैं कि जब जंगबंदी की बात होती है तो सब अपनी पावर शो करते हैं कि भाई अभी जो है वो बिल्कुल आप दूसरी साइड को कमज़ोर ना तस्वुर करें। ईरान का कहना यह है कि हम मुनासिब वक्त पे आके अपना बदला लेंगे, और ईरान उन्होंने पिक्चर्स जारी की हैं जिसको ईरान ने मुस्तरद कर दिया है कि मुख्तलिफ बेसिस वगैरह पे अटैक हुआ है और ये वो, लेकिन ईरान ने उसे मुस्तरद कर दिया। तो अगले चंद घंटों में या दिनों में, एक दिन में या 2 दिन में, ये तय हो जाएगा कि क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की आखिरी कोशिश सीज़ फायर की, ये आपस में लिंक हैं। यानी गज़ा का सीज़ फायर अगर हमास ने मना कर दिया है तो वो हिजबुल्लाह और लेबनान कैसे कहेगा कि हम यहाँ सुकून से चैन से रहते हैं। लेकिन इसराइल का ये इंटरेस्ट है कि 60-65 हज़ार लोग शुमाली इसराइल छोड़ के आ चुके हैं इसराइल में प्रॉपर, और वहाँ गज़ा के अंदर वो अभी भी धमाके हैं और लड़ाई है, तो वो कहाँ जाएं वो कुछ नहीं पता। और जो गुंजानाबाद इलाके हैं वहाँ पे मिसाइल कभी गिर जाता है आके, कभी हुतीस फायर कर देते हैं, तो एक क्या है वहाँ पे। तो सीज़ फायर मस्ट है कि सीज़ फायर हो, एग्रीमेंट हो किसी तरह, और अमेरिकन उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, CIA चीफ भी कर रहे हैं और ये लोग भी कर रहे हैं। लेकिन 5 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, और नेतन्याहू को ट्रंप ने भी ये कहा है कि मेरे ऑफिस में आने से पहले ये जो है, और उससे काफ़ी पहले, ये सारा मामला सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा सेटल, अब ये जो है ये देखना है आने वाले दिनों में कि ये कैसे सेटल होगा। लेकिन प्रेशर शदीद है कि इसके ऊपर, लेकिन प्रेशर में किस पे प्रेशर है, सवाल ये है कि ये तो मतलब है कि पहले भी देखिए ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये तो बार बार ये ऐलान होता है ना कि चंद घंटों में जंगबंदी हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल होने वाली है, परसों होने वाली है, तो 5 दिन रह गए हैं इंतखाबात में। तो सूरत हाल जो है ये मामलात ख़राबी की तरफ हैं। अच्छा, अब ख़राबी की तरफ यूँ हैं कि एक तो अब आ जाएं ज़रा ईरान पे, यहाँ पे हम क्रॉस करके आते हैं ईरान, और फिर अगला डॉट आगे लेके चलते हैं। ईरान और रशिया के दरमियान आज ऐलान हुआ है, बहुत बड़ा ऐलान हुआ है ईरान और रशिया के दरमियान। ये तारीख़ इस वक्त लिखी जा रही है, इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो ये अगले कई दिहाइयों की या कई सालों की एक तारीख़ रकम हो रही है कि दुनिया ने किस तरफ जाना है। और ईरान का जो ईरान एक मुआहदा साइन करने जा रहा है, और वो मुआहदा साइन करने जा रहे हैं रशिया के साथ, और वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ सर्जाई लेवरोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, 15 सलाई तास। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप विद ईरान टू बी साइंड सून। ईरान के सदर मॉस्को आएंगे चंद दिनों में, और वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग साइन करेंगे। और अगर इस स्टोरी को हम देखें तो इसमें यह तहरीर है कि डिफेंस इसका हिस्सा है। इन द एरियाज ऑफ डिफेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी बोथ रीजनली एंड ग्लोबली। ये बिल्कुल आप ये देखें कि इसमें डिफेंस इसका हिस्सा है। अरब न्यूज़ इसी खबर को अरब मीडिया किस तरह बता रहा है 14th
रशिया's comprehensive treaty with Iran will include defense। अच्छा, अब इससे पहले वो चाइना ने साइन किए थे ना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, चाइना के साइन हुए थे। वो हम कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी कर चुके हैं कि चाइना ने एक ही वक्त में सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, यूएई के साथ, वो जो एक पूरा सर्कल हम बताते रहे उसको डिटेल में, इन सारे मुल्कों के साथ चाइना ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन मुल्कों के साथ साइन की थी। और ये कुछ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कुछ के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये उसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, ये उसके जो ताल्लुकात हैं चाइना के, उनकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या करना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में क्या करना है, कोऑपरेटिव में क्या करना है, फिर फ्रेंडली कोऑपरेटिव सबसे एक जो नीचे की सतह जहाँ पे से ट्रेड वगैरह की बात हो रही है। लेकिन अगर आप ऊपर चले जाएं तो ये मुकम्मल तौर पे स्ट्रेटेजिक में इंटरनेशनल अफेयर्स और रीजनल अफेयर्स की जो डेवलपमेंट है, मुकम्मल कॉपरेशन। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक, उनके साथ लफ्ज़ से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रेटेजिक आ गया तो बाकी तो ट्रेड वगैरह, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो उनकी मुख्तलिफ लोगों के साथ है। और अगर आप सिर्फ स्ट्रेटेजिक पे चले जाएँ, अगर इस चार्ट को हम दोबारा देखें, जो चार्ट हमने दिखाया था, तो इसमें जो सेकेंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें भी आपको मिलिट्री लिखा नजर आएगा, लफ्ज़ मिलिट्री। तो जब सेकंड स्टेज पे अगर उनकी पार्टनरशिप में ही मिलिट्री है तो फर्स्ट में क्या होगी, यकीनन मिलिट्री है उसका हिस्सा। लेकिन जो रशिया की तरफ से ऐलान हुआ है, ये चाइना है जी। जो रशिया की तरफ से ऐलान हुआ है कि रशिया और ईरान के दरमियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा साइन होने जा रहा है। ये वो मुआहदा है तकरीबन जो कि इस साल जून में नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान हुआ था, और जब प्रेसिडेंट पुतिन ने दौरा किया था नॉर्थ कोरिया का, और वहां पर यह तय हुआ था, और जिसके नतीजे में नॉर्थ कोरिया के फौज इस वक्त मौजूद है रशिया में, और वो मौजूद है यूक्रेन में भी। और उसका आर्टिकल 4 जो है वो बड़ी हद तक नेटो के आर्टिकल 5 से मिलता है, कि जिसके मुताबिक एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे तस्वुर होगा। तो अगर रशिया पे हमला हुआ तो नॉर्थ कोरिया ने अपने ऊपर तस्वुर किया और नॉर्थ कोरिया ने अपनी फौजियां भेज दी। अब अगर रशिया और ईरान के दरमियान होता है तो ईरान पे अटैक रशिया पे अटैक होगा, और रशिया पे अटैक ईरान पे अटैक होगा। तो इसराइल तो चला गया है पीछे इस ऐलान के फौरन बाद, या तो वो ये साइन होने से पहले अटैक करे ईरान पे, क्योंकि इसके बाद वो अटैक इसराइल करता है तो वो रशिया पे करेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जो, और ये तारीखी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि रशिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है गालिबन वो तो देखें, एक तो बेलारूस के साथ है बड़ा करीब, एक वो नॉर्थ कोरिया के साथ है, ईरान के साथ उसकी साइन होने जा रही है। और ईरान जो है ये मशरिक़ वस्ता कह लें या इस खत्ते का पहले मुल्क को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया उसके साथ साइन करेगा। और उसके समरात हमने भी देख लिए कि नॉर्थ कोरिया उसकी वजह से बैठ गया आके और लड़ रहा है यूक्रेन में। और फिर उसके बाद जो है वो जाहिर है उनका CIS फोरम है जिसमें आर्मीनिया है, लेकिन आर्मीनिया के लोग नाराज़ हैं कि भाई रशिया ने उतनी मदद नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, और उसके नतीजे में आज़रबाईजान जीत गया, तो वो उनका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो तो रशिया तो पुराने सोवियत यूनियन पे चले जाएँ तो कोरिया तो बना ही, अगर सोवियत यूनियन ना होता और चाइना तो ये कोरिया तो ना बनता, नॉर्थ कोरिया तो बना ही उसकी वजह से। और एक दौर में जब ये न्यूक्लियर वगैरह, साउथ कोरिया ने तो यकीनन नहीं रखे न्यूक्लियर, लेकिन नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर में रशिया ने बड़ी हेल्प की उनकी, सोवियत यूनियन ने। तो अब यह है कि अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने जा रही है रशिया और ईरान के दरमियान। इस दौरान जो है वो नॉर्थ कोरिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा किया, और ये आज तक जितने तजर्बात नॉर्थ कोरिया ने किए हैं ये उनमें से सबसे आप समझें कि जो दूर तक जाने वाला, इससे पहले जो वसोंग 17 जब टेस्ट हुआ था तो वो जो है वो उसको कहा गया था कि ये मतलब बीस्ट, मॉन्स्टर, इस तरह करके उसको नाम दिया गया था। वो इतना एक जो बैलिस्टिक मिसाइल था वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो 17 ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने 18 किए टेस्ट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम रुकें
इसके पहले टेस्ट एक हो चुका है, जो टेस्ट लॉन्च हुआ था, लेकिन आज प्रॉपर फायर हुआ है और ये सी ऑफ जापान में जाके गिरा। अच्छा, अब यहाँ फ़र्क है थोड़ा सा, वो लिक्विड फ्यूल पे है, ये सॉलिड पे है, ठीक है। और इसमें जो है वो फ़र्क ये है कि जाहिर है कि मतलब ये आप समझें कि ये पेचीदा, इसकी ये कॉम्प्लेक्स है। अगर आप सॉलिड लिक्विड फ्यूल पे जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी जो बात है इसमें, वो इसमें बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि ये मिज़ाइल जो है ये 15,000 किलोमीटर तक ये परवाज़ कर सकता है, 15,000, और लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री के साथ। यानी ये मिज़ाइल जो हैं ये इस तरह से हैं कि अगर आप इनको, ये हम अगर थर्ड स्लाइड देखें, ये बिल्कुल ऐसे सीधे जाता है। ये इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, यानी जो इसका अंदाज है, ये बिल्कुल सीधा जाता है, बिल्कुल वर्टिकल, ऊपर 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 सीधा ऊपर चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। और ये जो है ये कोई 7,000 किलोमीटर तक, 7,000 किलोमीटर तक। ये तो ये यहाँ पे सिर्फ 14 मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ट्रेजेक्ट्री इसकी दिखा रहा हूँ कि ये अगर मैं थर्ड स्लाइड यहाँ पर दिखा सकें तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो है ये 31 अक्टूबर को जो लॉन्च हुआ। थर्ड स्लाइड अगर हम दिखाएं, थर्ड स्लाइड जी, ये अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है तो ये 6,000 से ऊपर गया है, ये 7,000 किलोमीटर ऊपर गया है ये सतह ज़मीन से, और ये लॉन्गेस्ट एवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, ये ऊपर जाने के बाद जो है ना, ये ऊपर स्ट्रेट जाता है, जिसको लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और ये सीधा ऊपर गया 7,000 किलोमीटर तक, और फिर उसके बाद सीधा वापस आया नीचे। यानी ये अगर ये, यानी अब इसकी ट्रेजेक्ट्री इसकी अगर ये दूर नहीं जाएगा बल्कि ये ऊपर जाके नीचे ही आ जाएगा ताकि इसका फासला कम हो। तो ये 1,000 किलोमीटर तकरीबन, ये देखें गया कितना ऊपर है, ये ऊपर 6-7 हज़ार तक गया। तो वैसे तो इसकी ट्रेजेक्ट्री अगर इतना ऊपर जाता है तो बहुत दूर जाके गिरना चाहिए, लेकिन अगर ये बहुत दूर का इसका बना दिया जाए कि ये कितनी दूर जा सकता है, तो फिर ये पूरे दुनिया को ही अपने लपेटे में ले लेगा। तो इसके ये इतना इसमें ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है कि ऊपर जाने के बाद ये वर्टिकली नीचे आके ज़्यादा दूर तक नहीं, ये सी ऑफ जापान में गिर गया, जिसको ईस्ट सी भी कहते हैं। और ये जो है ये तजर्बा उन्होंने किया, और ये तजर्बा उन्होंने ये कहा कि ये तजर्बा हम अपने दुश्मनों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से ऐलान हुआ, और ये जो है ये अब तक दुनिया का ख़तरनाक तरीन मिसाइल अगर कोई तजर्बा हुआ है तो वो ये हुआ है, जो नॉर्थ कोरिया का। इससे पहले ही जो 17 था इनका, वो सॉन्ग 17, वही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। तो ये जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास जो हैं, उन्होंने आज उसका तजर्बा कर लिया नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया ईरान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और वो प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट पुतिन ये नहीं कि हम होगा तो देखेंगे तो नहीं, वो नॉर्थ कोरिया आ गया, नॉर्थ कोरिया ने आके वहाँ पे। फिर उसके बाद जो एक दूसरा मामला हुआ है वो ये हुआ है कि जो ये तकरीबन बहुत अरसे के बाद जो है, अच्छा ये देखें ना, ये मैंने पहले भी बात की थी कि अच्छा उनके मैथ्यू मिलर जो हैं उन्होंने कहा कि हम गज़ा में चाहते हैं पहले सीज़ फायर, लेकिन अभी तो 4 दिन रह गए। 4 दिन से पहले कैसे गज़ा में कैसे होगा और वहाँ कैसे होगा, तो अमेरिकन बैठे तो हुए हैं। और ये देखिए कोरिया का जो मामला है ना, ये मैं पहले भी बात की थी कि 1953 में ये जब जंग बंदी हुई थी तो आर्मिटिस के माहदे वगैरह तय हो गए थे, लेकिन उसके नतीजे में जो है वो टेक्निकली जंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई। जंग तो जारी है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो है। तो अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये मिसाइल टेस्ट होना, अब साउथ कोरिया इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, बहुत एडवांस उनका जो 80 की दिहाई से और या उससे भी पहले से उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और किम ख़ानदान है वहाँ पे, ये किम ख़ानदान के दौर से किम इल जोंग, और फिर उसके बाद किम जोंग इल, और फिर उसके बाद किम जोंग यूंग। तो ये जो है ना किम फैमिली, पहले दादा फिर बेटा और फिर उनके जो पोते हैं वो इस वक्त हैं, तो ये किम फैमिली है। अच्छा, और इसको आसान इस तरह से कि किम जोंग याद कर लेना, तो तीनों में किम जोंग है। एक में इल दरमियान में आता है, एक में इल जो है वो आखिर में आता है,
और एक में उन आता है आखिर में। तो किम जोंग करके ना, तो तीनों जो ग्रैंडफादर और इनके फादर और ये खुद इन किम जोंग कह लें तो जान छूट जाएगी, वरना एक में इल दरमियान में था किम इल जोंग, और एक जो में आखिर में आता है और एक में आखिर में उन आता है, जो मौजूदा हैं उसमें उन आता है, किम जोंग उन। तो इस तरह से इनको याद करना ज़रा ब्रेक के बाद आसान हो जाता है। जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीटीआई की जानिब से भी जुडिशल कमीशन के लिए 2 नाम तजवीज़ किए गए थे। पीटीआई के जुडिशल कमीशन में होने से क्या हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा? नहीं, ये इरेलेवेंट इश्यूज़ हैं इस वक्त। कोई जुडिशल कमीशन मेरे ख्याल के इस वक्त तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, ना कोई ये आइनी बेंच वगैरह शायद कोई बन जाए, लेकिन अभी इश्यूज़ बहुत मुख्तलिफ हैं। ये जो रीजनल इश्यूज़ हैं और जो टर्मोइल है, ये किसी और सिमत में जाता और बड़े अजीब से रुख पे जा रहा है, क्योंकि ये जो अलाइंसेस हैं ये नहीं, आप ये देखें ना कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने इस किस्म का अलायंस बनेगा कि नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया के लिए लड़ रहा होगा आके नेटो के सामने, या यूक्रेन में आ गया होगा, और स्ट्रेटजी तैयार नहीं हो रही होगी कि अभी नॉर्थ कोरिया से कैसे मुकाबला किया। कि नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर जो है अपनी फ़ौज भेजी है, और साथ नॉर्थ कोरिया ने जो है वो जो अपना सबसे एडवांस न्यूक्लियर वेपन है वो टेस्ट किया है, और वो टेस्ट भी बड़ा प्रॉपर अंदाज में, कि बिल्कुल जो मैंने पहले बताया कि बिल्कुल वर्टिकल ऊपर जाके और वर्टिकल बिल्कुल ऐसे नीचे, अगर वो हॉरिजॉन्टल जाए तो वो तो पूरे ग्लोब को ही शायद साथ ले। तो उन्होंने बहुत इसको बड़े तरीके के साथ इन्होंने इसकी ट्रेजेक्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो बात यह है कि ये ऊपर गया और फिर उधर ही सी ऑफ जापान में आके गिर गया। अच्छा, उसके साथ ही एक जो दूसरा मामला है वो लियोनिंग और शेडोंग, ये 2 जो कैरियर वेसल्स यानी CV-17-16, ठीक है ना, ये बड़े कैरियर वेसल्स चाइना के, उन्होंने एक साथ जो है वो अपनी मशकें की हैं। बड़ा रेयर है कि ये एक साथ जो है इनके 2 बड़े कैरियर्स वो एक साथ जो है वो जंगी मशकें की हैं, और वो जो फुटेज जारी हुई है वो 24 से 30 एयरक्राफ्ट्स या उससे ज़्यादा एक कैरियर पे मौजूद होते हैं। तो ये जो है ये साउथ चाइना सी, येलो सी, इन इलाकों में, और जो फुटेज आई है उसमें जहाज़ एक कैरियर से दूसरे कैरियर, मतलब फोर्स मल्टीप्लायर है ना, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो एक साथ जो है वो समंदर में उतरे हैं, और एक से दूसरे जहाज़ तक जो है वो जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको जाते हुए भी देखा जा सकता है और लैंड करते हुए फुटेज जो जारी हुई है। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर से वो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर तक वो जा रहे हैं, और जाहिर है कि पूरे बहरी बेड़े हैं और ये पूरा, तो उसमें ये चाइना ने एक्सरसाइजेस की हैं इस वक्त, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट हैं। और ताइवान जो है वो अब कहाँ पे आएगा, कहाँ पे खड़ा होगा ताइवान, यहाँ पे ईरान और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर रशिया की हो गई है तो क्या रशिया के लोग, मिलिट्री उनके लोग यहाँ पहले से मौजूद थे, लेकिन अब मज़ीद अब तो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होने जा रहा है उनका, तो रशिया मौजूद होगा, रशियन ट्रूप्स मौजूद होंगी यहाँ पे अगर ईरान के साथ कोई मसला छेड़खानी होती है इसराइल की। तो ये जो, अच्छा, इसके ऊपर ज़ाहिर है कि मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक भी अब उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग चाइना के साथ साइन किया हुआ है। चाइना के साथ साइन किया हुआ है कि अगर वहाँ पर किसी मुल्क पे अटैक हो तो चाइना उन एग्रीमेंट्स के मुताबिक, जो मैंने भी वो व्हील दिखाया था और चार्ट दिखाया था, तो चाइना उन एग्रीमेंट्स के मुताबिक जो है वो मिलिट्री कॉपरेशन, और काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जो कि उनके साथ मिलिट्री कॉपरेशन भी है, और जो है वो इस किस्म के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लेकिन रशिया की तरफ से होना जो है इंटरेस्टिंग है। यकीनन बेलारूस के साथ उनका होगा पहले से, मेरा ख्याल है कि आर्मीनिया वगैरह के साथ उनका CIS तो एक बना हुआ है फोरम, लेकिन उसमें अज़रबैजान की जब लड़ाई हुई तो रशिया ने उसमें एक न्यूट्रल रोल प्ले किया और सुलह की कोशिश की दोनों के दरमियान, जिसमें आर्मीनिया नाराज़ भी हुआ।
और वो जंग हार भी गया। लेकिन ये है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स हैं वो एक तो हैरान कुन ये है कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ, नॉर्थ कोरिया ने फ़ौरन अपने मसल्स भी शो कर दिए। साथ ही चाइना जो है वो चाइना ने एक्सरसाइज शुरू की और चाइना ने जो है वो अपनी सारे शो करा है। और ये अब खुल के अब देखें ना, इससे पहले तो ये था कि क्या सीरिया में रशिया मौजूद है कि नहीं है, बशार उल असद वो बेसिस हैं क्या। अब तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जब ईरान के प्रेसिडेंट का मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ये साइन होने जा रहा है माहिदा, तो उसके बाद अब ये देखें ना कि इस पूरे खत्ते की सूरत हाल कहाँ पे होगी, कैसे होगी। और ईरान पे जो अटैक है वो फिर आर्टिकल 4 के तहत जो है, उस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 4 है उसके तहत वो रशिया पे अटैक तस्वुर होगा। तो और रशिया जो है वो खुल के ईरान से वेपन्स लेगा। तो ये जो है मामला ये पूरा आप ये देखें कि सोमालिया से स्टार्ट करें, सोमालीलैंड, वहाँ पे जो बेसिस हैं पूरे जो ईस्टर्न कोस्ट पे अफ्रीका की, वहाँ से आप शुरू करें और उसके बाद आप आ जाएं ये स्विस जो बिल्कुल जहाँ पे, और फिर अरेबियन ये जो रेड सी है यहाँ का, और फिर पूरी सप्लाई चेन्स, और फिर उसके बाद ये जो मुल्क आसियान ममालिक जो इंडोनेशिया, मलाइशिया, थाईलैंड ये ब्रिक्स में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दुनिया एक, अब ये जो लाजिम चीज़ है, मस्ट, वो ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सीज फायर करवाए किसी तरह से। क्योंकि देखें ये बात ये कोई तस्वुर नहीं कर सकता कि नेतन्याहू जो है वो अमेरिका को ना कह रहा है। मतलब ये कोई बात बड़ी बहुत अजीब, और बार बार प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से बात हुई। कतर जो है वो आखिर तक, वो कहते हैं जब तक जंगबंदी नहीं होगी तो सऊदी अरेबिया, कतर, इजिप्ट, ये मुल्क सारे जो हैं उसमें फाल किरदार अदा करते हैं, यूएई, ये सारे सीज़ फायर के लिए और पीस एग्रीमेंट हो, और ये बहुत पहले हो जाना था। और लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कई दफ़ा ऐलान हुआ बाकायदा कि जी पहले ही शर्त में ये होगा, इतने कैदी छुड़ाए जाएंगे, फिर दूसरे में ये होगा, तीसरे में होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो जब एग्रीमेंट सामने आ रहे थे तो वो उनको चाइना, और उसमें चाइना और रशिया जो है वो भी एज ए गारंटर शामिल हुआ था। तभी तो वो हमास को और सबको बुला के बात कर रहे थे। तो शेख जो कासिम नईम है उनकी तरफ से कहा गया है कि हम जो हिजबुल्लाह के नए सरबराह हैं उन्होंने कहा कि हमें माहिदा किसी सूरत कबूल नहीं है। मतलब हिजबुल्लाह ने इसको रिजेक्ट कर दिया अभी, लेबनान की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, क्योंकि ये जो एयर स्पेस है ये तो हम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे ही नहीं सकते किसी मुल्क को। लेकिन नजीब मकाती जो कह रहे हैं कि सीज़ फायर हो जाना चाहिए, लेकिन वो सीज़ फायर वो गज़ा के साथ लिंक नहीं होता तो सीज़ फायर होगा नहीं। हम हिजबुल्लाह कैसे वहाँ पे कत्लेआम जारी रहेगा, तो वो यहाँ पे कहेंगे कि अच्छा जी हम आपके साथ साइन कर रहे हैं अमन माहिदा। तो ये लिंक अमेरिका चाह रहा है कि लिंक हो, दोनों सीज़ फायर एक साथ हों, गज़ा का भी सीज़ फायर जंगबंदी एक साथ हो और लेबनान की भी एक साथ हो, क्योंकि ये जंग हिजबुल्लाह ने छेड़ी ही इसीलिए थी कि वहाँ पर जो है वो गज़ा का कत्लेआम बंद हो। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हुतीज़ अमन माहिदा कर लें और गज़ा के अंदर भाई वो जिसकी वजह से जो बाकी फोर्सेस आई हैं दरमियान में, तो वो कैसे सीज़ फायर करें, तो ये एक मसला बना हुआ है। लेकिन ये है कि इसमें जो बहुत बड़ा एक आप समझें कि दो मामला जो हुए हैं ना दरमियान में, एक तो ये है कि उनकी तरफ से मिसाइल टेस्ट नॉर्थ कोरिया की तरफ, और दूसरा ईरान और रशिया का एक फॉर्मल बाकायदा बाज़ाब्ता तवीलुल मुद्दती, ठीक है ना, 5 साल का होगा या 10 साल का होगा, जितने अरसे का भी होगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसका डिफेंस एक हिस्सा है। अच्छा, रशिया का ये जो माहिदा है ये बाकी अभी किसी मुल्क के साथ नहीं है, चाइना का है, रशिया का नहीं है। तो यकीनन इसके ऊपर जो है अब बाकी जो ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता के और ख़ित्ते के, वो ये देखेंगे कि भाई ईरान के साथ झगड़े का मतलब ये है कि रशिया के साथ झगड़ा है, तो क्या वो भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डायलॉग करना चाहेंगे इस वक्त, कोई ये कोशिश करेंगे। देखें जो यूएई के प्रेसिडेंट थे वो अभी मॉस्को में थे, और तो शायद यूएई भी दस्तखत करे। यूएई चाइना के साथ भी कर चुका है, यूएई के ताल्लुकात अमेरिका से भी। लेकिन ये है कि यहाँ पर एक बेचैनी इस वक्त मौजूद है इस खत्ते में कि ईरान के साथ लड़ाई का मतलब होगा रशिया के साथ लड़ाई। तो ये जो है ये एक नई पिक्चर इमर्ज हो रही है, और उस नई पिक्चर में नॉर्थ कोरिया भी है। तो नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया, और ये नेक्स्ट ये एक पूरा एक नया ब्लॉक समझ लें, या नेक्स्ट ये बढ़ता जा रहा है। और इस पूरी सूरत हाल में जो सबसे कम दिलचस्पी किसी की है वो ये है कि वहाँ पे अमेरिका के इलेक्शन में क्या होता है। ट्रंप आते हैं या कमला हैरिस आते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि दोनों के लिए अब संभालना मुश्किल हो जाएगी। जंगों के इतने फ्रंट्स खुल गए हैं, और ख़ास तौर पर जो मुखालिफ कुव्वतें हैं
मैं ममालिक की बात कर रहा हूँ, अभी मैं हिजबुल्लाह या हमास हुतीस की बात नहीं कर रहा, जो रशिया और ईरान और चाइना और नॉर्थ कोरिया और ये सारे, और उधर जो है वो विड्रॉल भी काफ़ी हद तक हो गया इंडिया के साथ। तो अब वो ये ब्रिक्स क्या शक्ल इख्तियार करेगी, और ब्रिक्स ने स्ट्रेटजी की भी बात की, जो डिफेंस की भी बात की, प्रीमियर शी जिनपिंग की जो स्पीच थी। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये मामलात ज़रा एक आप समझें कि एक तलखी की तरफ दुनिया जा रही है। ये जो वेपन्स इन्होंने आज टेस्ट किए हैं ना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने, ये बहुत ज़्यादा बड़ा जो है ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स ये मिसाइल कैरी कर सकते हैं अपने साथ। तो ये उन्होंने टेस्ट किए हैं, और उन्होंने ये बताया है कि भाई अगर हमारा कोई फ़ौजी मारा गया वहाँ यूक्रेन में, तो उसका नतीजा यहाँ पर होगा, यानी पैसिफिक में होगा। क्या ये मैसेज है? और साउथ कोरिया के जवाब देने का हल है। वहाँ पे जो फ़ौज है अमेरिका की या जापान अनईज़ी हो रहे हैं, तो क्या वो भी न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे? वो कब जाएंगे, कैसे तैयार करेंगे, या बने बनाए न्यूक्लियर उनको दे दिए जाएंगे? तो ये मतलब एक आप समझें कि एक क्योटिक दुनिया है, और उस दुनिया में ये बिल्कुल एक लाहासिल बहस है कि आइनी कमीशन कब बनेगा और आइनी बेंच कब बनेगा और उसमें कितने लोग होंगे। और ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिससे जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सोशल अनरेस्ट पाकिस्तान में पैदा नहीं होना चाहिए किसी सूरत। अवाम की जो बेचैनी है और अवाम जो परेशान हाल हैं, उसको मेरे ख़्याल से हमारे अकाबरीन उधर नज़र रखें तो बेहतर है। और फिर ये कि आसपास जो बड़े फ़ैसले, बड़े ममालिक बड़े फ़ैसले कर रहे हैं इस वक्त, तो वो भी देखें कि हम इस वक्त कहाँ फंसे हुए हैं, किन चक्रों में उलझे हुए हैं। तो इसलिए मैं तो आज इस पर कोई बहस ही नहीं करना चाह रहा, और ना दिल है मेरा काफ़ी अरसे से कि मैं इन चीज़ों में बहस करूँ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।